कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज से जो है हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाली हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंसेस अब मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा। और आप जानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लूएंट होना है और आप जो हैं इंग्लिश मैन नहीं है, तो आपको टेंसेस सारे आने चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सबको पुरानी वो भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं अपलोड करूंगा वीडियोस वो सारी की सारी आप तक पहुंच सके और आपके सारे टेंसेस जो है क्लियर हो सकें। आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको सारे टेंसेस इस चैनल पे अपलोड करूंगा ताकि आपके जितने भी टेंसेस है वो सारे के सारे अच्छे हो जाएं और आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी और फ्लूएंट हो जाए। और अगर आपको इंग्लिश फ्लूएंट बोलनी है तो आपको किताब पढ़नी आनी चाहिए, और किताब पढ़नी सीखनी है तो आपको प्रेजेंट और ये सारे टेंसेस ज़रूर आने चाहिए। इसके बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। क्योंकि आप जो हैं इंग्लिश मैन नहीं हैं और ऐसी कंट्री में नहीं रहते जहाँ पर हर कोई इंग्लिश बोलता हो। तो जो भी हमारी इंग्लिश बेस करती है वो सब कुछ टेंसेस पे करती है। तो चलें शुरू करते हैं अपने टेंसेस को। चलें, प्रेजेंट सिंपल की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि अ वर्ब टेंसेस दैट एक्सप्रेस एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ। एक वर्ब का टेंस जो जाहिर करे काम प्रेजेंट में, यानी इस वक्त जो हो रहा हो, माजी में नहीं, ना कि फ्यूचर में, जो इस वक्त जारी हो, और वो काम जो रोज़ होता हो या जो जनरल ट्रूथ हो, यानी जो लाजिम हो, होना ही हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, और आप वीडियो देख रहे हैं यानी अभी देख रहे हैं, यानी प्रेजेंट में काम हो रहा है। अब देखें, सनराइज इन द ईस्ट, यहाँ पे मैंने देखा टेंस लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है मशरिक से। आप लोग रोज़ देखते हैं, ये जो है जनरल ट्रूथ है, रोज़ मशरिक से उगता है। ऐसा नहीं है कि कभी 2 दिन बाद उगता है, 3 दिन बाद उगता है, नहीं, रोज़ उगता है। तो ये जो है एक जनरल ट्रूथ है। और हैबिचुअल एक्शन यानी कोई आदमी रोज़ ही एक काम करता हो, जैसे उसका आदत बन गई हो कि भाई वो रोज़ अपने नाखून खाता है, तो यानी रोज़ खाता है यानी रोज़ काम करता है, तो अब उसकी आदत बन गई है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में गिना जाता है कि भाई वो रोज़ एक काम कर रहा है। तो हमारे पास, उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। हमारे पास जो टेंसेस हैं उसको फॉर्मूले में बांट दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट तब्दील नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वर्ब पहले लिख दूँ या सब्जेक्ट पहले लिख दूँ। हमेशा ऐसे ही होगा कि सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की जगह ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह ही रहेगी, ऑब्जेक्ट की जगह ही रहेगा। क्योंकि इंग्लिश जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज है और इसके जो टेंसेस हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत ही बोले जाते हैं। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये जो हमारे पास वर्ब है आखिरी में आ रहा हो, हमेशा वर्ब बीच में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन वर्ब जो है वो बीच में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर ना भी इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आप देख लें यहाँ पे टेंसेस में भी मैंने लिखा हुआ है, तो देखें सन जो है सब्जेक्ट है, सन उगता है यानी देखें सन शुरू में ही आ रहा है, और ईस्ट से उगता है यानी ईस्ट, तो ईस्ट यानी इन द ईस्ट, ईस्ट से, तो ईस्ट भी देखें अपनी जगह पे ही आ रहा है। तो इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि जो तमाम हमारे पास टेंसेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे ही बेस करते हैं और इनके स्ट्रक्चर कभी भी तब्दील नहीं होंगे। और स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है और इसके ऊपर जो भी क्यूरीज़ और डिफ़िकल्टीज़ हो उसको दूर करना है, ताकि आप जब टेंस बोलें या लिखें तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। तो चलें अपने चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। हमारे पास पहले है अफर्मेटिव। हमारे पास जो है 3 तरह के टेंस होते हैं प्रेजेंट में। अफर्मेटिव यानी जो हाल में काम हो रहा हो, जो सिंपल काम हो रहा हो। नेगेटिव यानी कोई काम से मना कर रहा हो। इंटरोगेटिव यानी कोई काम के बारे में पूछ रहा हो। तो अभी मैंने अफर्मेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो चलें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फार्मूला और स्ट्रक्चर जो है, फार्मूला भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कहीं स्ट्रक्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप घबराइएगा मत, मैंने दोनों लिख दिए हैं कि फार्मूला स्ट्रक्चर एक ही चीज़ को कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ईजीली, देखें मैंने आपके लिए पहले ही वीडियोस अपलोड कर दी हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ताकि आप जब टेंसेस पर आए ना तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो पुरानी वीडियो, पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देख लीजिए। ज़्यादा वीडियो नहीं है, जिससे आपको आसानी से ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। मैं अपना फार्मूला बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल का, तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आप में कोई भी चीज़ नहीं है, बस 3 चीज़ों पे फार्मूला बेस करता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारे पास कोई भी नाउन आ सकता है, जैसे सन नाउन हो गया, ही शी इट दे आर कोई भी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आ सकता है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। और वर्ब की जगह जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए वर्ब की हमारे पास 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, लेकिन हमें जो यहाँ यूज़ करना है सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना ही है और उसके साथ एस लगा देना है अगर उसके आगे ई आ रहा है, और अगर ई आ रहा है तो एस लगा देना है, सही है। और अगर वाई आ रहा है तो आई एस लगा देना है, सही है। तो एफ आ रहा है तो वी ई एस शायद लगा देना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट भी कोई ही शी इट नाम हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकता है। तो चलें देखें, हमने इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। जो हमने टेंस लिखा है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सन जो है हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइस, देखिए राइस जो है हमारे पास यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म RISE राइस होता है, लेकिन जब ये इसके साथ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल में तो इसके आगे हम एस का इजाफा कर देते हैं। अगर ई आ रहा हो या कोई और वर्ड आ रहा हो, वाई आ रहा हो तो याद रखिएगा IES लगाइएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, थर्ड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे आप, वर्ब के साथ एस। जब भी आप थर्ड पर्सन लिखें तो वर्ब के साथ एस लगाना नहीं भूलिएगा। ये प्रेजेंट सिंपल में है, इसमें लगाया जाता है। और प्रेजेंट सिंपल की निशानी जान लीजिए, जो निशानी है इसकी ता है, ती है, ते है, ताहूँ। इसकी जो निशानी होती है वो ता है, ती है, ते है, ताहूँ होती है। यानी सन मशरिक़ से उगता है, देखिए ताहे आ रहा है, सन मशरिक़ से उगता है, सही है। इन द ईस्ट यानी ईस्ट में से उगता है। ये प्रेपोजिशन है हमारे पास, ये आर्टिकल है और ये ईस्ट यानी मशरिक़ से उगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ये याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा आप लोगों को जो यूज़ करना है वो एस ज़रूर लगाना है। वाई आ रहा हो तो, अगर वाई लिखा हो तो, वाई अगर लिखा हो तो इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे आप IES। यानी अगर किसी जुमले के आखिर में या किसी वर्ब के आखिर में स्पेलिंग में वाई लिखा हो तो वाई काट के IES लिख दीजिएगा। जैसे सिटी लिखा हो तो सिटीज़ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो है प्रेजेंट सिंपल का टेंस बन जाएगा। इसमें फार्मूला जो है इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि फार्मूले पे सब बेस करता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला टेंस आपको समझ में आया होगा। अब हमारे जो हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव टेंसेस, वो प्रेजेंट सिंपल में जो नेगेटिव है वो हमारे पास ये है कि उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव का जो होगा वो ये काम होगा कि वो किसी भी चीज़ को इनकार करेगा। जैसे कोई खाना खाता है तो वो बोल देगा भाई नहीं खाता हूँ। जैसे कोई काम करता है वो नहीं बोल देगा नहीं करता हूँ। यानी जब भी आप प्रेजेंट सिंपल में मना करेंगे ना बोलेंगे, मना करेंगे तो आप नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव का मतलब भी होता है इनकारिया, इनकार करना किसी चीज़ से, सही है। तो इसके भी स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर में जो मायने आएंगे वो ऐसे ही आएगा, ता है, ती है, लेकिन नहीं आ जाएगा। वो नहीं खाना खाता है, वो नहीं कपड़े पहनता है, ता है, ती है वहीं रहेगा निशानी के तौर पे, बस हमारे पास नहीं आ जाएगा डू नॉट, डज नॉट। अब देखिए डू नॉट और डज नॉट के यूजेस जो हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना टेंसेस में बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखिए डज और डू जो है वो फ्लूट करता है और फ्लूट करने में अच्छा लगता है, तो इसको थोड़ा इस तरह समझ लीजिए कि बस डज को समझ लीजिए। डज जो है हमारे पास सिंगुलर नाम के साथ आएगा या थर्ड पर्सन के साथ आएगा, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होगा। देखिए मैंने लिख दिया है थर्ड पर्सन डज नॉट, थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट यूज होगा। जैसे हमारे पास ही, शी, इट, दे, आर, ये जो है हमारे पास थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, सही है। ये जो है हमारे पास ये तीन चीज़ जो हमारे पास थर्ड पर्सन है और इसके साथ हमेशा जो है डज यूज होगा। और अगर कोई सिंगुलर नाम होगा ना, जैसे कोई सानिया, अली, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी नाम हो जाए तो उसके साथ आप डस ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर नाम है। दो निशानियाँ याद रख लीजिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नेम। थर्ड पर्सन इजी है, ही, शी, इट ज़्यादा नहीं होते तो इसके आपको इजी रहेगी। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होगी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा अब इधर देख लीजिए, एस इस्तेमाल नहीं होगा थर्ड पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि आप एस इस्तेमाल कर रहे हैं अब डस के साथ। देखें डू नॉट है ना, लेकिन अब यहाँ लिख रहे हैं डस नॉट, यहाँ लिख रहे हैं आप डस नॉट। तो अब आपने जो है वो प्ले के साथ एस नहीं लगाना है, बल्कि आपने डस के साथ ही एस लगा देना है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। वर्ब की हमारे पास 4 फॉर्म होती है जिसमें से पहली। और सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी नाउन, प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर नेम भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन को समझ लीजिए, मेरी वीडियो मौजूद है पुराने मैंने अपने लेक्चर डाले थे नाउन प्रोनाउन पे। मैंने पहले ही इसीलिए ये जो पुराने लेक्चर अपलोड किए थे कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें मुश्किल ना हो नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव को समझने में, और हमारे ईजीली जो है
टेंसेस निकल सकें और हम लोग इजीली इंग्लिश सीख सकें। और हम लोग अच्छी खासी इंग्लिश सीखना शुरू हो चुके हैं। अगर आप वीडियो में जुड़े रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा होता है। आपको पता है सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम हो रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे कोई तब्दीली होंगे, ही, शी, इट, दे, आर, ओ। मतलब ऑब्जेक्ट केस में वाक़ होगा, थर्ड पर्सन तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट केस में वाक़ होगा, जैसे हिम, हर, इट की फर्स्ट फॉर्म, इट की जो है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है, इट सही है। और पॉसेसिव जो होता है इसका इट्स होता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, समझ जाइएगा। और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, बता चुका हूँ। और ऑब्जेक्ट में जो है नाम तो एज इट इज़ ही रहेगा। चलें अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी डिफ़िकल्टीज़ क्यूरीज रह गए तो मैसेज कर दीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए हमारे पास वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम नहीं खेलते हैं क्रिकेट। देखिए मना कर रहे हैं। अगर यहाँ से ये हटा देते हैं तो अफर्मेटिव बन जाता है, वी प्ले क्रिकेट। देखिए हटा दिए तो वी प्ले क्रिकेट हो गया, लेकिन मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैंने इसी की जो है थर्ड पर्सन में भी लिखा है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो फर्स्ट ये तो हमारे पास हो गया सेकंड पर्सन में, सही है, नेगेटिव हो गया। अब मैंने इसकी जानबूझ के इसी जुमले को बिल्कुल एज इट इज़ कोट कर दिया है थर्ड पर्सन के लिए। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो नहीं खेलता है क्रिकेट। अब मैंने देखा यहाँ पे डू की जगह डस लगाया है, लेकिन मैं लगाना भूल गया हूँ नॉट लगा देता हूँ, तो नॉट लगा दिया मैंने। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो नहीं खेलता है क्रिकेट। लेकिन अब देखिए मैंने बोला था आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने यहाँ पे डस के साथ ES इजाफा कर दिया है, डू को डस कर दिया है। तो समझ गए ना आप लोग? ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे ना। तो देखें ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डू जो है वो सबके साथ इस्तेमाल कीजिए, डस को है बस दो लोगों के साथ इस्तेमाल कीजिए, थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर नेम के साथ। थर्ड पर्सन हमारे पास 3 ही होते हैं, ही, शी, इट। इसके अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं होते, तो इस बात को रिमेंबर याद रखिएगा, सही है। तो चलें चलते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलें आगे चलते हैं। तो ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पर डस इस्तेमाल कीजिए। प्ले जो है उसके साथ आप एस नहीं लगाइएगा क्योंकि डस के साथ इस्तेमाल कर लिया है। क्रिकेट इजीली क्रिकेट ही रहेगा, और कॉमा लगा और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि जुमले ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास आखिरी रह गया है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं, चलें अब शुरू करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो है हमारे पास, उसमें किसी भी चीज़ के बारे में सवाल किए जाते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है, इंटरोगेशन होता है ना जैसे सवाल जवाब करना है, इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल करना। तो इंटरोगेटिव जो जुमले होते हैं वो हमारे पास सवालिया जुमले होते हैं। इंटरोगेटिव जो हमारे पास सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का, इसमें हम किसी से सवाल करते हैं, क्या तुमने कोई काम किया, क्या तुमने ये काम नहीं किया था, क्या ये तुमने काम क्यों नहीं किया। तो इसकी जो है ना हम वजह पूछते हैं। देखें एक होता है इंट्रो प्लस नेगेटिव, जो इंट्रो और नेगेटिव को मिला के बनता है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस सून। तो अभी हम डिस्कस जो करेंगे इंटरोगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरोगेटिव का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि डू और डस, डू जो और डस और जो है वो क्या क्या मायने देता है, और ता है ती है वही रहेगा। क्या तुमने ये काम किया था, क्या ये तुमने काम नहीं किया था, क्या वो ये काम करते हैं, तो ता है ती है अपनी जगह पे ही रहेगा, और बस डू और डस का इजाफा हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले। देखिए पहले ये बाद में आ रहा था नॉट के साथ, अब ये आगे आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा इधर भी एक जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि डस जो है थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होगा और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, और कहीं भी डस को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बस ये याद रख लीजिए डस को इस्तेमाल आपने करना है सिंगुलर पर्सन के साथ और ही, शीट के साथ, बस ये 4 चीज़ें याद रख लीजिए। बाकी जहाँ भी आए डू लगा दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट तो है वो ही, शी, इट ही इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर नेम, कोई प्लूरल नेम, कोई सेकंड पर्सन, ये सब इस्तेमाल हो सकता है सब्जेक्ट में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगी, और ES का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने ES का इजाफा कर दिया है डस के साथ। अब जो हमें इजाफा करना था वो हम डस के साथ ES का इजाफा कर चुके हैं, इसलिए अब हमें एक्स्ट्रा इजाफा करने की वर्ब के साथ ज़रूरत नहीं है। वर्ब को सिंपली ही लिखेंगे। जब आप अफर्मेटिव लिखेंगे तो ही आप सिर्फ S का इजाफा करेंगे आप सब्जेक्ट के साथ, सही है, वर्ब के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वो है जो जिस पे काम हो रहा हो, सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में जो है हमारे पास एग्जाम्पल में जो सेंटेंस है इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सीधा सीधा पूछा जा रहा है क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, ख़त्म बात। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो,
डस ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। और इधर इजाफा कर लीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवाल है। देखें क्या आ रहा है ना, क्या देखें हम ना वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम विच इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी क्या के मायने दे रहा है। तो डस जो है वो क्या के मायने देता है। तो इंग्लिश बोलना एक काम है, स्पीक यानी एक काम है बोलना। और यहाँ भी स्पीक आ रहा है, देखें ही के साथ मैंने डस लगाया है, क्यों, क्योंकि ही शी इट और थर्ड पर्सन के साथ डस इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ और याद रख लीजिए, इंट्रो प्लस नेगेटिव जो है वो भी अक्सर यूज़ तो होते हैं, लेकिन उसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का है कि यहाँ पर जो है ना, आप सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे ना, सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो डस हो जाएगा। जैसे डू यू नॉट, यहाँ पर अगर आप नॉट लगा दें तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। यानी कोई इंग्लिश बोलता है और उस वक्त मुकर रहा है, तो वो पूछ रहा है क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। तो अगर आप ये कर देंगे तो ये इंट्रो प्लस नेगेटिव हो जाएगा। तो अक्सर आपने सुना होगा, कुछ अक्सर लोग इस तरह सवाल करते हैं, क्या तुम ये काम नहीं करते हो, क्या तुम वो नहीं करते हो। तो इस तरह से जो है इंसान की झूठ को पकड़ने के लिए कहा जाता है। तो इंट्रो प्लस नेगेटिव इस तरह से है कि सवाल किया जाए इनकारिया के तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज़, डिफ़िकल्टीज़ या कोई भी क्वेश्चन रेज़ होता हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूल का काम करता है हमारे लिए। और आखिर में यही कहूँगा कि हमारे आने वाली वीडियोस में पास्ट के टेंसेस होंगे और भी फिर फ्यूचर का टेंस आएगा, तो हम इसी तरह से टेंसेस लेके चलते रहेंगे। और कोशिश करूँगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक वीडियोस अपलोड कर दूँ हल्के हल्के करके। तो और जो 9 मैट्रिक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने अपनी चैनल पर जो है कोर्स अपलोड करना शुरू कर दिया, तो वो भी देख लीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।